आपने एक रिएक्शन पढ़ी थी, सभी जानते हैं, क्लेजन कंडेंसेशन। क्लेजन कंडेंसेशन एक रिएक्शन थी और वो क्या है जरा समझते हैं। सर ने कहा था कि क्लेजन कंडेंसेशन कौन देता है, तो ये बताया गया था ये रिएक्शन जो ना ईस्टर्स देते हैं, ईस्टर्स, है ना। कौन देता है ये? अब मैंने कोई सबसे जाना पहचाना ईस्टर ले लिया। सबसे जाना पहचाना ईस्टर कौन सा है? इथाइल एसीटेट है ना, इथाइल एसीटेट। तो मैंने यहाँ पे इथाइल एसीटेट ले लिया। फिर ये कहा था सर ने कि अगर इथाइल एसीटेट की रिएक्शन करवाई जाए, किससे करवाई जाए? बेस से करवाई जाए। किससे करवाई जाए? स्ट्रॉन्ग बेस से करवाई जाए। अब ये भी कहा था कि इथाइल एसीटेट के 2 मॉलिक्यूल्स वहां पे लिए जाते हैं, लेकिन कंडीशन थी कि ईस्टर के पास अल्फा एच होना बहुत जरूरी है। ये भी कहा था क्लेजन में। तो क्या हमारे ईस्टर के पास अल्फा एच है कि नहीं बेटा? कहाँ है अल्फा? ढूंढते जरा। इसके रेस्पेक्ट में ये क्या है बेटा? अल्फा एच। ठीक है। अब इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस से। तो हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, जैसे कि C2H5O नेगेटिव, ये वाला स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया। अब देखो मैंने उस दिन भी कहा था, आज फिर से कह रहा हूँ कि C2H5ON कोई कंपाउंड थोड़ी ना जो लैब में होता है। लैब में ये होता ही नहीं है। ये सारी चीजें क्रिएट होती हैं। पता है कैसे होती हैं? देखो जरा, लैब में पता है क्या होगा? लैब में होगा आपका इथेनॉल होगा। ध्यान से समझो बेटा, तभी चीजें समझ में आएगी। लैब में जो होता है ना बेटा, वो ये होता है, इथेनॉल होता है, C2H5OH होता है ना। अब इसकी रिएक्शन जो करवाई जाती है वो सोडियम मेटल से करवाई जाती है। तो सोडियम मेटल क्या करता है? इसे इथेनॉल को सोडियम इथॉक्साइड में चेंज कर देता है। अब सोडियम इथॉक्साइड में जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड है, तो यहाँ पे Na पॉजिटिव होगा और क्या होगा? C2H5O नेगेटिव होगा। तो मतलब जो C2H5O नेगेटिव लिखा हुआ है, इसकी जो कंप्लीट फॉर्म होगी दैट इज अ C2H5ONa। ऐसे लिख दो, या फिर ये लिख दो C2H5OH प्लस Na लिख दो। तो बात एक ही है, C2H5OH प्लस Na लिख दो, या फिर C2H5ONa लिख दो, या फिर C2H5O नेगेटिव लिख दो। मतलब ये बेसिकली लैब में होता नहीं है। ये कहाँ से आया वो चीज वहां दिखा। जैसे कि कल एक निमोनिक पढ़ाया था कि P+I2 लिखो, या फिर Pi3 लिखो, या Pi5 लिखो। तो अगर Pi3 की बात हो रही है तो Pi3 कुछ होता ही नहीं है, वो तो लैब में बनाया जाता है। आयोडीन का सॉल्यूशन लेकर के उसमें फास्फोरस के बाइट्स डाल देते हैं और Pi3 Pi5 बन जाता है। तो वही वैसे ही यहाँ पे कि C2H5O नेगेटिव की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। तो सर ने ये बोला था, यहाँ पे ये कहा गया था, जब ये रिएक्शन होती है तो क्या होता है? ये जो अल्फा एच आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये अल्फा एच किसको अप्रोच करता है जरा बताओ? अल्फा एच किसको मिलता है? अल्फा एच मिलता है यहाँ पे जो भी एल्कोक्सी ग्रुप होता है उसको मिलता है। किसको मिलता है? एल्कोक्सी को मिलता है। ये एल्कोहल नहीं तो वहां जाएगा, कार्बोनिल के पास जाएगा। तो जब ये एच इसको मिल जाता है तो साइड कंपाउंड जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? C2H5OH, ये बन जाता है। और बचा हुआ ग्रुप यहाँ जुड़ जाता है आकर के। तो बचा हुआ ग्रुप यहाँ जुड़ेगा तो क्या मिलेगा? देखो जरा, CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट क्या जरा बताओ? CH2, और यहाँ पे C डबल O, और यहाँ पे C2H5। अब देखो ये वाला ग्रुप जो ईस्टर है, ये अल्फा कार्बन है। अल्फा के रेस्पेक्ट में कौन सा है? कीटो है। इसीलिए से कहते हैं अल्फा नहीं बीटा। बीटा पे कौन है? ये अल्फा है, और ये वाला कार्बन कौन सा? बीटा है। तो बीटा पे कौन सा ग्रुप है? और बेसिकली कौन सा कंपाउंड है? ईस्टर। तो बीटा कीटो ईस्टर जो मिलते हैं वो क्लेजन कंडेंसेशन से मिलते हैं। इस क्वेश्चन में बेटा एक ऐसी चीज रखी है बहुत ही कंफ्यूजन करने के लिए। कंफ्यूजन का पार्ट था नहीं, लेकिन बच्चों को जानबूझ के यहाँ पे फंसाने की कोशिश की गई कि बच्चा फंसे यहाँ पे। तो था क्या, अगर आपको याद हो प्रीवियस क्लास अगर आपको याद है, तो अगर मैंने कहीं पे आपको रिड्यूसिंग एजेंट अगर पढ़ाए हैं, तो शायद मैंने आपको एक रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पढ़ाया होगा। उसी के बारे में आज मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ। एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है बेटा, मैंने आपको बिल्कुल पढ़ाया होगा डेफिनेटली। अगर आपने पढ़ाया तो से यस। एक फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, यहाँ पे बताया था कि अगर आप यहाँ पे C2H5OH लेते हो और यहाँ पे प्लस Na लेते हो, तो सोडियम मेटल और एल्कोहल का जो मिक्सचर होता है बेटा, वो होता है एक रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। सोडियम मेटल और एल्कोहल का जो मिक्सचर होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इनका काम होता है हाइड्रोजन की सप्लाई करना। और कैसे करते हैं? जब ये इसके साथ रिएक्शन करता है बेटा, तो 2 कंपाउंड बनाता है। एक कंपाउंड तो बनाता है C2H5ONa, ये वाला कंपाउंड बनाता है, और दूसरा यहाँ बनाता है नीसेंट हाइड्रोजन, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे कंफ्यूजन करने के लिए बस इतना कर दिया है कि पहले इसने ए दे दिया है और फिर उसने बी दे दिया है। यहाँ पे सोडियम इथॉक्साइड है, फिर यहाँ पे इथेनॉल है। लेकिन अगर यहाँ थोड़ा सा भी ध्यान दिया जाए कि सोडियम इथॉक्साइड की अगर हम बात करेंगे, तो सोडियम इथॉक्साइड और एल्कोहल ये कंपाउंड कहाँ से आते हैं भाई? जब सोडियम की मेटल किससे कराई जाती है? एल्कोहल से कराई जाती है। सोडियम मेटल की ट्रीटमेंट अगर एल्कोहल से करते हैं तो सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन बनता है। मतलब बेसिकली ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा पार्ट है, ये वाला पार्ट और ये जो पोर्शन है, ये पूरा का पूरा एक ही रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसने यहाँ पे बीच में ए बना करके बच्चों को कंफ्यूज कर दिया। बिल्कुल कंफ्यूजन का पार्ट है, लेकिन यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है, ये। और ये क्या है हमारे पास? रिड्यूसिंग एजेंट है, और वो भी अच्छा खासा रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अब यहाँ देखो, जब भी मैंने इस तरह के कंपाउंड लिए होंगे तो यहाँ पे कितनी रिड्यूसिंग साइट्स हैं, मतलब जहाँ पे हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे 2 रिड्यूसिंग साइट है। एक तो ये कार्बोनिल वाली है और एक ही ईस्टर वाली है, ठीक है। अगर आपको पता हो तो मैंने कहा था कि जब इस तरह का कोई कंपाउंड होता है तो उसका 3 पार्ट में रिडक्शन होता है। एक रिड्यूसिंग साइट ये वाली है, कार्बोनिल ग्रुप। एक रिड्यूसिंग साइट ये वाली है, कार्बोनिल ग्रुप। और ये है हमारे पास एल्कोक्सी पार्ट है। तो इन सबका रिडक्शन यहाँ पे होगा। तो बस मैं ए और बी को एक साथ यहाँ मिक्सअप करूंगा। तो कैसे लिखेंगे इसको देखो जरा। सबसे पहले हमने अपना कंपाउंड लिखा
CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे होगा बेटा CH2 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OC2H5। ठीक है, ये कंपाउंड लेने के बाद अब मैं इन दोनों को मर्ज करके ऐसी वाली फॉर्म में लिखने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख लिया, क्या लिखा, C2H5OH यानी कि ये, और प्लस करके यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, सोडियम मेटल। दोनों की कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, C2H5ONA, और इथेनॉल तो वो था ही था। तो बस मैंने जो कंफ्यूजन था बस उसको बस हटा दिया, इतना काम किया। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, करेंगे रिडक्शन। अब देखो रिडक्शन कैसे कैसे होगा सर, जैसा कि अभी आपने बताया, इसका रिडक्शन अलग होगा, इसका रिडक्शन अलग होगा, और इसका रिडक्शन यहाँ पे अलग होगा। तीनों का ही रिडक्शन अलग अलग होने वाला है। ठीक है, सो लेट्स डू, करते हैं बेटा। तो अगर हम यहाँ रिडक्शन करेंगे तो देखो क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका रिडक्शन करेंगे तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा, एक इसको मिलेगा, तो कंपाउंड यहाँ बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ लिख देते हैं CH3, यहाँ पे क्या होगा CH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे CH2, और यहाँ पे आ जाओ बच्चों, ये क्या है हमारे पास CH2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, CH2OH हो जाएगा। और इस वाले पार्ट को अलग से निकाल करते हैं, तो प्लस करके यहाँ पे हो जाएगा अपना C2H5OH, ये पोर्शन हो गया। उसके बाद वहां पे आगे चलते हैं, बी पार्ट, ये बी कंपाउंड कहलाएगा। ए और बी के डायरेक्टली कंपाउंड बी कहेंगे, या हो सकता है उसने लिखने में इस तरह की मिस्टेक की हो कि इन दोनों को एक साथ लिख करके ए और बी उसने अलग अलग लिखे हो, तो ये कंपाउंड हो गया, ये बी कंपाउंड हो गया, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है निमोनिक। ये वाला कंपाउंड बी है, मैं तो फाइनल एक जो कंपाउंड है वो ये तो साइड कंपाउंड होता है, क्योंकि ये बहुत कम अमाउंट में बनता है। ये यहाँ बना के नहीं दिखा, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि उसने तो अलग अलग पार्ट में कहा है, लेकिन डायरेक्टली यहीं पे कंपाउंड बनेगा। ये जो कंपाउंड है वो ये वाला है, ये तो उसने ए और बी लिखने में मिस्टेक की है, या हो सकता है कि यहाँ पे एक ही गिफ्ट आउट के ऊपर दोनों लिखने होने चाहिए, तो यहाँ बनेगा, तो मतलब ए और बी ऐसे बनवाए, मतलब प्लस करके होता, ए और प्लस बी करके होता, तो ए और बी को तो कंपाउंड ये वाले हो गए। दूसरा कंपाउंड हम यहाँ बात करेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉलोड बाय H3PO4। तो यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का तो बेटा यहाँ पे कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, जो कि हमें हाइड्रोक्सी न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड करता है। अब हमारे कंपाउंड में तो ऑलरेडी हाइड्रोक्सी न्यूक्लियोफाइल है, अगर कोई क्लोराइड टाइप का कंपाउंड होता, साइनाइड होता, तो हम कुछ करते ही करते, लेकिन यहाँ पे इसका तो कोई अब रोल रहा नहीं। अब यहाँ पे रोल जो रहेगा वो इसका रहेगा। H3PO4 के बारे में अगर मैंने कभी सिखाया है तो शायद आपको बताया होगा, ये कौन सा कंपाउंड होता है, ये होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, शायद सभी को बताया होगा। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम क्या होता है, पानी को बाहर निकालना, तो मॉलिक्यूल से पानी को बाहर निकालेंगे। सो लेट्स डू। तो हमने यहाँ पे क्या किया, H3PO4 यहाँ पे लिखेंगे, H3PO4, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट करो बेटा। तो एक काम करेंगे, जिस वाले कार्बन के पास OH है तो यहाँ से तो OH लेंगे, और इसकी जो अल्फा पोजीशन है यहाँ से क्या लेंगे H, तो साइड कंपाउंड क्या रिलीज होगा H2। सेम चीज यहाँ करेंगे, इस वाले कार्बन से यहाँ क्या लेंगे OH, और इसकी अल्फा पोजीशन से क्या लेंगे H, तो एक बार H2 और निकलेगा। और यहाँ पे भी सेम होगा, अगर C2H5OH को अगर सही तरीके से लिखा जाए तो C2H5OH ऐसे लिखा जाता है, CH3 CH2, और यहाँ पे क्या होगा OH, तो यहाँ पे भी सेम चीज हो सकती है, यहाँ से OH और अल्फा वाले से क्या निकलेगा H, तो फाइनली यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकल गया है 3 टाइम्स। तो कंपाउंड सी होगा, देखो मैं इसको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं कर रहा, पता ही क्यों, क्योंकि ये तो मेरा साइड कंपाउंड है। अब साइड कंपाउंड को लेकर के साइड कंपाउंड को भी ध्यान नहीं देते कभी भी, साइड कंपाउंड में फोकस ही नहीं करना बिल्कुल। मेन कंपाउंड तो ये है, मतलब अगर मैं बी कंपाउंड देना चाहूंगा तो मेरा जो बी कंपाउंड है वो ये है, ये वाला बी कंपाउंड है। तो अब यहाँ पे OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, तो दोनों के बीच में क्या होगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे भी क्या आएगा डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे डाई एल्कीन बनेगी, यानी कि CH2 और डबल बॉन्ड यहाँ पे CH, एक डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आएगा, फिर ये CH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या आएगा CH2। तो ये जो कंपाउंड होगा बेटा यहाँ पे C, ये बनेगा। तो वास्तव में फंसाने वाला क्वेश्चन था, क्योंकि बच्चे हैं भाई 12th के बच्चे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में तो टीचर ही बाहर निकाल पाते हैं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला पार्ट था, क्योंकि कंफ्यूजन शुरू में ही दिख गया, मुझे लिखते ही दिख गया कि हाँ भाई ये बच्चों को बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि इसने 2 पार्ट में अलग अलग करके दिखा दिया, जबकि वो था एक ही पार्ट। तो अगर मैं इस इक्वेशन को लिखता तो फिर कैसे लिखता, मैं ऐसे लिखता, एक कंपाउंड ये ले लेता, फिर गिब्स आउट का साइन लगाता, उसके बाद C2H5ONA ऑब्लिक करके स्लैश करके C2H5O लिखता, उसके बाद बनाता A प्लस बी बनाता, यानी कि ये A बन जाता और ये B बन जाता। और फिर गिब्स आउट के ऊपर KOH की वैसे कोई आवश्यकता थी नहीं, वहाँ पे H3O4 बस केवल डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेना है, और ले करके बस क्या करेंगे डिहाइड्रेशन, और कोरस्पॉन्डिंग एल्कीन C बन जाती है। तो ये क्वेश्चन था, तो ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि वो खुद ही अपने आप में कंप्लीट सेटिस्फाइड नहीं करता है। अगला क्वेश्चन बताओ 18 के बाद, 18 के ऊपर या नीचे कोई भी क्वेश्चन बताओ जरा। हाँ बेटा 20, क्वेश्चन नंबर 20 निकालो सर स्टूडेंट्स, 20 देखिए बेटा। ओके 19 का थर्ड, ठीक है 19 का थर्ड भी देखो बेटा, 19 का थर्ड ये क्वेश्चन दे रखा है। इस कंपाउंड में क्या करना है वही देखेंगे, वहां तक बीच में यहाँ पे स्पेस है, तो क्या क्या कंपाउंड बनते जाएंगे वही बताना है आपको यहाँ पे, ठीक है। सो लेट बिगिन। ये भी लगभग अभी जैसा कंपाउंड है, सेम अभी जैसा ही है ना, है कि नहीं, जरा देखो जरा। तो देखो जरा क्या होगा वो देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे CH3CO CH2 COO ED का मतलब क्या होता है, इथाइल ग्रुप होता है, C2H5 है। इसकी रिएक्शन किससे करनी है, सोडियम इथॉक्साइड से। ET का मतलब इथाइल ONA, सोडियम इथॉक्साइड से करेंगे तो कुछ मान लेंगे,
क्या मान लेंगे, ए मान लेते हैं। फिर ए बनेगा, यहाँ पे जो भी बनेगा मुझे नहीं पता क्या बनेगा, ए बनेगा। फिर उसकी रिएक्शन करेंगे Cl और CH2 COO Me, ये कंपाउंड है, इससे करेंगे। इससे करने के बाद कुछ भी यहाँ बनेगा, पता नहीं क्या बनेगा। फिर क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड KOH से रिएक्शन करवाएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, लगभग अभी जैसी इक्वेशन है, तो इसको फॉलो करते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है और 19 का थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट में कहा था CH3COO और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे COO और यहाँ पे क्या होगा OC2H5, ये है ना रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसकी रिएक्शन किससे कराई है, किससे कराई है बताओ, सोडियम इथॉक्साइड से C2H5ONA, ये करवाइए, है ना। अच्छा, यहाँ पे एक रिएक्शन और भी पॉसिबल है, अगर आपने पढ़ी वो रिएक्शन, वो मैं आपको याद करवा रहा हूँ। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने आपको 2-3 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट करवाई थी। ए करवाई थी एल्डोल रिएक्शन करवाई थी, कैनिजारो करवाई थी, और कैनिजारो के बाद करवाई थी क्लेजन करवाई थी, क्लेजन कंडेंसेशन, और क्लेजन कंडेंसेशन के बाद एक बेंजोइन कंडेंसेशन भी करवाई थी। तो मुझे ये बताओ कि जो क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन जो होती है वो किस तरह के कंपाउंड के लिए होती है, कौन देता है उस रिएक्शन को, ईस्टर्स देते हैं। और ईस्टर्स जब लाइक रिएक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ तो क्या बनाते हैं, बीटा कीटो ईस्टर बनाते हैं। और ये वाला कंपाउंड क्या है, खुद में ही बीटा कीटो ईस्टर है ना। ये बीटा कीटो ईस्टर है कि नहीं है, इसको छुपाओगे तो ईस्टर ग्रुप ये रहा, ईस्टर के रेस्पेक्ट में ये अल्फा पोजीशन है या बीटा पोजीशन है, तो मतलब ये क्या है, बीटा कीटो ईस्टर है, बीटा कीटो ईस्टर है, ठीक है, ओके। तो अब देखो जरा आगे, इसके बाद यहाँ कुछ कंपाउंड बनना था, क्या बना, यहाँ पे ए बना है, कुछ भी मान लेंगे, ए मान। अब इसके बाद रिएक्शन जो हुई है किसके साथ हुई है, Cl है यहाँ पे, CH2, उसके बाद COO Me का मतलब मिथाइल, इसे करानी रिएक्शन। उसके बाद क्या है, D मिलेगा। उसके बाद इसकी रिएक्शन जो हो रही है कैसे हो रही है, कंसंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे कंसंट्रेटेड है, ठीक है। तो अभी क्या होने वाला है, सी कंपाउंड बनेगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, लेट बिगिन। देखो दो पॉसिबिलिटीज आपको बताई थी अभी। तो क्लेजन सिमेट तो यहाँ पे इसलिए नहीं होगी, सॉरी क्लेजन कंडेंसेशन तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि कंपाउंड बीटा कीटो ईस्टर नहीं है, बीटा कीटो ईस्टर नहीं है। बीटा कीटो ईस्टर होता, सॉरी बीटा कीटो ईस्टर तो बन के आता है, किससे बनता है, क्लेजन से। एक बार मैं आपको बना के दिखाता हूँ, देखो। तो अगर इस रिएक्शन की बात करेंगे तो ये तो सर खुद ही बीटा कीटो ईस्टर है, ये तो खुद ही बीटा कीटो ईस्टर है, ठीक है। तो मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये सर एक बीटा कीटो ईस्टर है, बीटा कीटो ईस्टर, ठीक है, बीटा कीटो ईस्टर। अब मैंने इसको देखा, ठीक है, तो ये क्या है, C2H5ONA, अभी बताया था, जस्ट अभी बताया था। या तो C2H5ONA लिखाओ या फिर क्या लिखाओ, OH नेगेटिव लिखाओ, OH नेगेटिव O नेगेटिव, या फिर लिखाओ C2H5OH प्लस Na लिखाओ। तो बेसिकली अगर मैं इसे स्ट्रॉन्ग बेस मानूं अगर इसे, तो स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में क्या यहाँ पे क्लेजन रिएक्शन हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है, बस उतना बता दो। क्लेजन रिएक्शन यहाँ पे होगी, क्लेजन कंडेंसेशन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, बताओ। क्लेजन कंडेंसेशन होगा या फिर नहीं होगा, नहीं होगा। क्लेजन कंडेंसेशन कौन देता था, बीटा कीटो सॉरी ईस्टर्स देते थे जिनके पास अल्फा एच होता था। तो क्या ये कंपाउंड ईस्टर है कि नहीं है, ईस्टर है। क्या इसके पास अल्फा एच है कि नहीं है, अल्फा एच कहाँ पे है, बस इतना और बता दो। अल्फा एच कहाँ है इस पूरे मॉलिक्यूल में, अल्फा कार्बन CO के रेस्पेक्ट में देखोगे कि ईस्टर ग्रुप की रेस्पेक्ट में देखोगे, ऑब्वियस। तो अब एक काम करेंगे, चेक कर लेते हैं कि इसमें अल्फा एच है कि नहीं है। तो यहाँ पे ईस्टर वाला ग्रुप है बेटा, ये रहा, ये तो ठीक है ना। ईस्टर ग्रुप जो है बेटा ये रहा, ईस्टर ग्रुप हो गया। इसके रेस्पेक्ट में ये वाला जो कार्बन है कौन सा है, अल्फा कार्बन है, ठीक है। अल्फा है कि नहीं है, ठीक है सर। तो अगर यहाँ पे अल्फा कार्बन है तो क्या यहाँ पे एक लेजन दे सकता है कि दे सकता है, और सेम चीज को यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे अभी इसके बाद भी आएंगे क्योंकि यहाँ पे भी C2H5ONA दिख रहा है, तो वो भी यहाँ करेंगे भी। वो तो एक निमोनिक मान ही लिया हमने, लेकिन ये भी करके देखेंगे। तो पहले एक चीज और करके देखो, यहाँ पे बीटा कीटो ईस्टर है, तो आप क्लेजन यहाँ करके देखो। क्लेजन के लिए वही मॉलिक्यूल 2 बार लिया जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ करके दिखाया, 2 बार लेते हैं। तो 2 बार लिखो जरा इसी मॉलिक्यूल को, 2 बार मैंने लिखा, एक बार और लिखें, एक बार तो लिखा ही हुआ है, एक बार और लिख लो। CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे C और यहाँ पे डबल O और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा OC2H5। मैं इसे स्ट्रॉन्ग बेस मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में क्या होता है, मैंने कहा था कि अल्फा H जो होता है वो किसके पास जाता है, अल्फा H किसके पास जाता है, जो भी एल्कोक्सी पार्ट होता है उसके पास जाता है। तो एक काम कर लेते हैं, इस वाले कंपाउंड में ये वाला अल्फा H है, तो अल्फा H को कहाँ भेजते हैं जरा बताओ, जो भी एल्कोक्सी पार्ट होगा। एल्कोक्सी पार्ट क्या है, एल्कोक्सी पार्ट यहाँ गलत दिखा दिया, एल्कोक्सी पार्ट ये वाला है ना, यही तो है एल्कोक्सी पार्ट, ये है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो अल्फा एच जो बेटा आपको दिख रहा है, इस अल्फा एच को किसको दे देंगे, इसको दे देंगे एल्कोक्सी पार्ट को, ठीक है ना।
ये जो अल्फा एच जो दिख रहा है बेटा, इसे देंगे इस एल्कोक्सी पार्ट को, तो एच इसको दे दो बेटा। तो अगर एच इसको दे दोगे तो साइड कंपाउंड क्या निकलने वाला बताओ जरा, C2H5OH। अब लिखो जरा क्या है, पहले ये जो पार्ट बचा पहले ये लिख के आओ। यहाँ से क्या बचा इसको ध्यान से देखें जरा, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिर CH2 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड C और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ तक। अब यहाँ से रिमेनिंग पार्ट लिखो जरा, रिमेनिंग पार्ट क्या है यहाँ पे, यहाँ से ऐड करेंगे ना अल्फा एच से, तो यहाँ पे CH बचा। CH के पास क्या है, एक तो ये वाला पार्ट है, CH के पास है C और यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3, और कौन सा पार्ट है, और उसके पास है ये वाला, क्या है हमारे पास C और यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O C2H5, तो ये कंपाउंड बनेगा। तो यहाँ पे ये कंपाउंड अभी बीटा कीटो ईस्टर है कि नहीं है, चेक कर लो जरा, बीटा कीटो ईस्टर। ईस्टर ग्रुप पहचान लो जरा, ईस्टर कहाँ है इसमें, ईस्टर वाला ही ये रहा वाला ग्रुप, ईस्टर ग्रुप तो ये रहा। अब इसके रेस्पेक्ट में बीटा देखो, बीटा कार्बन कौन सा है सर, ये तो अल्फा है और ये कौन सा है बीटा, और इधर भी कौन सा है हमारे पास बीटा, दोनों बीटा पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, कीटोन है, तो बीटा कीटो ईस्टर तो ये है। अब इसकी रिएक्शन जो भी ये कंपाउंड बना है, वी डोंट नो क्या बन गया है, आईयूपीएसी नेम तो कर सकते हैं इसका, बट बना के नहीं देना, बस ये क्या है हमारे पास क्लेजन कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। अब इसकी रिएक्शन जो करवानी है, ये करवानी है CH2 और यहाँ पे Cl है C CH3, ये फिर से एक और ईस्टर आ गया, ये खुद में ही ईस्टर है। अब इस ईस्टर की रिएक्शन एक और ईस्टर से करवानी है, तो देखो क्या होगा, एक ईस्टर हमारे पास पहले से ही है, फिर एक और ईस्टर ले लो जरा। तो अगर दो ईस्टर हो जाएंगे तो ईस्टर की ईस्टर से रिएक्शन हम लोग क्या कर सकते हैं जरा बताओ, अरे बेकार की बात नहीं करो। CH2Cl है और एक ईस्टर पहले से दे रखा है, और हमारे पास यहाँ पे ये है मिथाइल कीटोनिक ग्रुप है, दो एल्कोक्सी ग्रुप है हमारे पास यहाँ पे, एक ईस्टर ग्रुप ये रहा और ये एल्कोक्सी पार्ट है अलग से है, और एक ये है। ओके देखते हैं जरा, ओके ओके ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन्स अल्फा एच नाउ, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में क्लेजन हो गया, ठीक है। इसके बाद इसके रिएक्शन से करानी है ClCH2 C00C2H3। चलो इसको जरा रोको, जरा दोबारा देखते हैं इसे, आगे तो रिएक्शन होने वाली है, आगे तो मुझे दिख रही है कौन सी रिएक्शन होने वाली है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ना कंसंट्रेटेड, कौन सी रिएक्शन होगी जरा बताओ, कौन सी, केनिज़ारो रिएक्शन होगी, केनिज़ारो रिएक्शन होती है ना, हाँ तो वही कुछ ऐसा कंपाउंड बनाना है जिसमें अल्फा एच एब्सेंट हो और फिर वो केनिज़ारो रिएक्शन देगी, यानी कि एक पार्ट ऑक्सीडाइज होगा और एक रिड्यूस होगा। अभी इसको देखते हैं, आ जाएगा चलते चलते, और देखो जरा अगला क्वेश्चन पूछो जब तक, इसके बाद छोड़ जरा और क्वेश्चन पूछो जरा, 20 वाला 22 वाला, 22 वाला देखो जब तक, उसके बाद उसे देखते हैं। 22 देखो बेटा, इधर देखें, बाहर नहीं देखना किसी को। एक एल्कीन सिस्टम दे रखा है, एल्कीन सिस्टम की रिएक्शन एक परऑक्सी एसिड से करानी है और फॉलोड बाय द हाइड्रोलाइसिस, फिर उसका हाइड्रोलाइसिस कराना है, तो एक कंपाउंड P मिलेगा, वो देखते हैं। तो पहले एल्कीन सिस्टम ले लो बेटा, एल्कीन सिस्टम जो है बेटा हमारे पास, वो लिखेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH3 है, ठीक है। इसकी रिएक्शन जो हो रही है किससे हो रही है बताओ, परऑक्सी एसिड से, तो हमने यहाँ पे लिखा परऑक्सी एसिड्स, परऑक्सी एसिड्स, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या कराना है इसका, हाइड्रोलाइसिस भी कराना है H3O+, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे क्या होगा, बैठ जाओ,
बैठ जाओ, रिकॉर्डिंग लेक्चर खराब होता है बार बार बोलने से। आगे आ जाओ, देखें जरा, एक एल्किन सिस्टम दे रखा है, इसकी रिएक्शन कैसे करानी है जरा बताओ, पेरोक्सी एसिड से। तो आपको याद होगा कुछ टाइम पहले यहाँ कंपाउंड क्या बना दिया उसने, पी दिया। इधर देखो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले मैंने आपको कुछ पेरोक्सी एसिड्स करवाए थे बेटा। हाँ, पेरोक्सी एसिड्स की पहचान होती है कि वहां पे 3 ऑक्सीजन आते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड तो हम जानते ही बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड तो हम जानते ही सारे बच्चे। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, RCOOH होता है। ऐसे ही जब हम पेरोक्सी एसिड की बात करते हैं तो पेरोक्सी एसिड में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होती है बेटा। तो फॉर्मूला क्या होता है, RCOOH होता है। अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O H। अब इनके बहुत सारे एग्जांपल भी मैंने आपको कराए थे, जैसे पेरोक्सी इथेनोइक एसिड। एग्जांपल लेता हूं इनके एग्जांपल। एग्जांपल कौन सा है, CH3COOH। अगर CH3COOH होता तो इथेनोइक एसिड होता, और CH3COOH है तो पेरोक्सी इथेनोइक एसिड है। अगर यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, C6H5COOH। अगर C6H5COOH होता तो बेंजोइक एसिड होता। अब उसमें एक ऑप्शन और आ गया तो ये पेरोक्सी बेंजोइक एसिड है। और इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल था वो ये वाला था, बेंजीन होती है और यहाँ पे मेटा पोजीशन पे क्लोरीन होता है, और यहाँ पे क्या होता है, COOH, यही तो होता है ना। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, MCPBA। क्या होता है बेटा ये, MCPBA, यानी कि मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा, आपने जितने भी कंपाउंड यहाँ पे लिखे हैं ये सारे के सारे, ये सभी के सभी जो कंपाउंड है ना बेटा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा। ये सबके सब क्या है बेटा, ये सारे के सारे जो कंपाउंड हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन देने वाले, है ना बेटा। क्या होते हैं बेटा ये, ऑक्सीजन देने वाले होते हैं। तो जरा ये चीज को फॉलो करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये एल्किन सिस्टम दे रखा है। अब इसकी रिएक्शन पेरोक्सी बेंजोइक एसिड से कराएंगे। तो जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, इसे MCPBA मान लिया। क्या मान लिया बेटा मैंने यहाँ पे, तो MCPBA हमें क्या देगा बताओ, ऑक्सीजन देगा। और वो जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पे कैप्चर होगी, जहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड के बीच में वो कैप्चर हो जाएगी। तो अब जो पहले यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, पहले ऑक्सीजन को यहाँ पे डबल बॉन्ड में कैप्चर करा दो बेटा। यहाँ मैंने लिख दिया इस तरह से MCPBA। ये इसको ऑक्सीजन देगा तो वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी इसके बीच में। तो कंपाउंड तो मिलेगा वो क्या मिलेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3। ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में आ जाएगा। तो ये जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, साइक्लिक ईथर। क्या बन गए ये। अब इसकी रिएक्शन किससे करानी है, पानी से करानी है, मतलब कि हाइड्रोलाइसिस कराना है। तो अगर इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो आप सभी जानते हो क्या होगा भाई, एक H जो है मिलेगा ऑक्सीजन को और दूसरे कार्बन को क्या मिल जाएगा, OH। तो आप पानी के 2 पार्ट होते हैं, तो H इसे दे दो, OH इसे दे दो। तो कंपाउंड जो बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 और यहाँ पे C, ये OH हो जाएगा, और यहाँ पे CH, इसको क्या मिलेगा, OH, और यहाँ पे क्या है, CH3। तो जो P कंपाउंड हमसे पूछा गया था वो P कंपाउंड ये वाला होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो P कंपाउंड जो बनने वाला है वो ये बनेगा, क्या है ये, एक डाइऑल है। डाइऑल है क्या नहीं है, डाइऑल बनेगा। अगला क्वेश्चन बताओ जरा, यहाँ पे क्वेश्चन तो हो ही गया, दोबारा बता दो क्या क्या किया था यहाँ पे, एल्किन दे रखा था। एल्किन की रिएक्शन कैसे कराएंगे, MCPBA से। तो क्या बनेगा, पहले साइक्लिक ईथर, फिर हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या मिलेगा, डाइऑल। अगला क्वेश्चन बताओ जरा, 29 निकालो बेटा। 29 से भैया निकाल लिया, 29 29 देखो बेटा, 29 देखें बेटा, 29 में क्या हो रहा है एक यहाँ पे कोई भी कंपाउंड है, ये एक साइक्लिक रिंग है, और यहाँ पे CONH2 है। पता नहीं है कि यहाँ पे नाम तो बना ही लेंगे जो भी बनेगा इसका। यहाँ पे P4O10 के साथ इसकी रिएक्शन करानी है, P4O10, और साथ साथ हीट भी करना है। तो कंपाउंड क्या मिलेगा, P मिलेगा, पता नहीं क्या मिलेगा, P मिलेगा बस केवल। फिर इसकी रिएक्शन करानी है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, तो क्या मिलेगा, Q मिलेगा। उसके बाद उसकी रिएक्शन करानी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन से करानी है, तो कंपाउंड क्या मिलेगा, R। तो R यहाँ पे क्या होगा वो बताना है क्या होगा, ठीक है। सो लेट्स डू। देखो बेटा क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, क्वेश्चन नंबर कौन सा ये वाला, 29। तो बेटा यहाँ पे इस तरह की एक साइकिल लिख रही है बेटा ये वाली, ठीक है ना। और यहाँ पे था बेटा C, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे NH2। फिर बेटा इसको हमने P4O10 के साथ ट्रीट कराया, P4O10, है ना बेटा, और साथ साथ क्या है, डेल्टा। तो क्या मिला, P मिला ना। अब P मिलने के बाद इसकी रिएक्शन किसे करानी है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से। भाई Me का मतलब क्या होता है, मिथाइल होता है, और मिथाइल क्या होता है, CH3। तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मतलब RMGX है ये वाला, है ना। कल ही बताया था, एक आवाज काय के लिए आता है, कार्बन बढ़ाने के लिए आता है। देखिए जो भी होगा, तो यहाँ पे कंपाउंड क्या मिलेगा, अच्छा नीचे हाइड्रोलाइसिस भी है, तो इसका हाइड्रोलाइसिस भी करना है।
और हाइड्रोलाइसिस करने के बाद यहाँ पे जो कंपाउंड मिलेगा वो क्यू मिलेगा। फिर उसकी रिएक्शन जो करवानी है वो कैसे करवानी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से और आयोडीन से, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एन प्लस आयोडीन। तो यहाँ पे कंपाउंड क्या मिलेगा, आर। तो देखते हैं क्या होता है। देखो स्टार्ट करते हैं बेटा यहाँ से। आपको याद होगा कि मैंने पहले भी क्लास में हर एक पीपीटी पे कुछ ना कुछ लिखा होता है। एक मैंने आपको टॉपिक करवाया था डीहाइड्रेटिंग एजेंट के बारे में, एक बार बताया था आपको, शायद याद हो तो। और मैंने कहा था कि हमारी केमिस्ट्री में 3 डीहाइड्रेटिंग एजेंट ऐसे हैं जो कि फ्रीक्वेंटली यूज होते रहते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है अपना कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और एक मैंने आपको बताया था H3PO4 यानी कि फॉस्फोरिक एसिड, और तीसरा बताया था मैंने आपको P2O5, याद है ना, P2O5 यानी कि फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। जब भी ये तीनों मॉलिक्यूल कभी भी दिखने को मिलते हैं तो पहली जो पॉसिबिलिटी बनती है कि हमने वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालना है, कंपाउंड के अंदर से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालना है। अब जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ते थे, क्योंकि अब सिलेबस में तो है नहीं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बताया जाता है कि बहुत सारे कंपाउंड ऐसे होते हैं जो कि हमेशा अपनी डाइमर फॉर्म में होते हैं। डाइमर यानी कि जब एक सिंगल मॉलिक्यूल होता है तो उसे कहते हैं मोनोमर, कहते हैं मोनोमर। लेकिन वो अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए अपने ही जैसे दूसरे कंपाउंड के साथ कंपाइल करता है और एक हैवी मॉलिक्यूल बना लेता है, बड़ा मॉलिक्यूल बना लेता है, जिसे कहते हैं डाइमर। जैसे कि BH3 बोरॉन हाइड्राइड, ये बहुत कम लिखा मिलता है। इसकी जो डाइमर फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, B2H6। ऐसे ही P2O5 की बात करेंगे तो P2O5 की डाइमर फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, P4O10। तो बात एक ही है, चाहे वो P4O10 लिखा है या P2O5 लिखा हुआ है, तो आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है। P2O5 जो काम करेगा वही P4O10 भी काम करेगा। तो P4O10 के बारे में एक बात तो समझ में आ गई है, ये जो पार्ट है वो क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना, मतलब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालना है। किससे, इससे। तो निकालो बेटा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालोगे तो कार्बन से तो क्या जाएगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से क्या जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा। तो अगर यहाँ पे ऐसा हुआ तो देखो क्या होगा, माइनस तो मैंने क्या कर दिया बेटा, H2O, और कार्बन और नाइट्रोजन दोनों की कितनी कितनी वैलेंसी वेकेंट हो गई है। कार्बन की भी 2 वैलेंसी वेकेंट हुई है क्योंकि उसके पास से ऑक्सीजन गया है, और नाइट्रोजन की भी 2 वैलेंसी वेकेंट हुई, उसके पास से 2 हाइड्रोजन गए। तो उन दोनों वैलेंसी को पूरा करने के लिए क्या करेंगे वो, बताओ, अनसैचुरेशन करेंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे। 2 वैलेंसी को पूरा करने के 2 नए बॉन्ड बनाएंगे, एक पहले से ही है, तो 3 बॉन्ड बन जाएंगे। तो क्या बन जाएगा फिर, साइनाइड बन जाएगा। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो ये बनेगा, इस तरह से साइक्लिक रिंग होगी 6 कार्बन की, और ये कार्बन होगा, और यहाँ पे क्या होगा बेटा, N। ठीक है, ये कंपाउंड बनेगा पहले स्टेप में। उसके बाद इसकी रिएक्शन जो करवाएंगे वो किससे करवाएंगे, CH3MgBr। ठीक है, इसकी विशेषता जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं कि इसके पास कार्बन नेगेटिव चार्ज में होता है, MgBr पॉजिटिव चार्ज पार्ट में होता है। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है वो कैसा है बेटा, नेगेटिव, और ये कैसा है, साइनाइड में कार्बन पे नेगेटिव होगा, सॉरी पॉजिटिव, और नाइट्रोजन पे क्या होगा। तो कौन कहाँ जाएगा, अब ये बात क्लियर है, कौन कहाँ जाएगा सर, CH3 वाला जो पार्ट है वो तो कहाँ जाएगा, कार्बन पे जाएगा। CH3 वाला जो पार्ट है वो कार्बन पे जाएगा, CH3 जो पार्ट है बेटा वो कार्बन पे जाएगा। ठीक है, ये यहाँ जाएगा, और रिमेनिंग पार्ट कहाँ जाएगा बेटा, नाइट्रोजन पे जाएगा। ठीक है, तो कर लो जरा। तो ऐसा करेंगे तो क्या बनेगा आगे, देखो जरा। तो यहाँ पे साइक्लिक रिंग ले ली बेटा हमने, साइक्लिक रिंग लेने के बाद क्या होगा सर, यहाँ पे कार्बन था, कार्बन को तो क्या मिला सर, यहाँ पे CH3 क्या मिल गया बेटा, और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड, क्योंकि 3 बॉन्ड में से एक बॉन्ड तो कम हो जाएगा ना। अब यहाँ पे क्या बचेगा, N, N हो गया ना, और N के पास यहाँ पे क्या है बेटा, Mg, और यहाँ पे Br। MgBr पॉजिटिव पार्ट है ना, तो अगर ये पॉजिटिव, ये कैसा पार्ट होगा। अब इसका क्या कराना है, हाइड्रोलाइसिस कराना है। तो अब इसका हाइड्रोलाइसिस कराओ बेटा। हाइड्रोलाइसिस का मतलब ये है कि पानी के साथ रिएक्शन करानी है, कौन से मीडियम में, पानी के पास कितने पार्ट होते हैं, एक H+ और एक OH नेगेटिव। तो अब मुझे MgBr हटाना है, MgBr कौन सा पार्ट है, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव हटाएगा कि नेगेटिव हटाएगा, पॉजिटिव पार्ट को पॉजिटिव रिप्लेस करेगा फिर नेगेटिव करेगा, पॉजिटिव करेगा, है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट यहाँ डाल देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा NH, और साइड कंपाउंड निकलेगा, क्या निकलेगा, क्या निकलेगा बताओ जिसे, एक तो यहाँ पे Mg, और यहाँ पे OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Br, ये कंपाउंड बन जाएगा। तो देखो भाई क्या बनेगा, इतना करने के बाद यहाँ देखोगे तो जो कंपाउंड जो बनेगा ना, क्या बनेगा सर, एक साइक्लिक रिंग है 6 कार्बन की, और उसके बाद यहाँ पे ये C है, और यहाँ पे क्या है CH3, और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या है बेटा, NH, ये कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन जो करवानी है वो किससे करवानी है जरा बताओ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से और आयोडीन से करवानी है। ठीक है ना, किससे करवानी है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन कहाँ पे आते थे, क्या करते थे, उनके बारे में कुछ आइडिया है, कभी हमने इनके बारे में पढ़ा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये जो आयोडीन है वो क्या बनाते हैं, क्या करते होंगे, आइडोफॉर्म बनाते हैं। लेकिन आइडोफॉर्म होने के लिए जो कंपाउंड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए जरा बताओ, आइडोफॉर्म के लिए कंपाउंड क्या होना चाहिए, ये तो पता होना चाहिए। आइडोफॉर्म जो देता था वो कौन कौन देता था, या तो जिसके पास मिथाइल कीटोनिक ग्रुप होता था वो देता था,
या फिर जो अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप होता था वो देता था आइडोफॉर्म। तो आइडोफॉर्म के लिए तो अभी नहीं जा सकते क्योंकि दोनों में से कोई भी कंपाउंड नहीं है। और सोचो कि यहाँ पे क्या हो सकता है, हम और सोचेंगे कि यहाँ पे क्या ही हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी लगाओ जरा। वो तो नहीं हो सकता क्योंकि आइडोफॉर्म रिएक्शन के लिए आइडोफॉर्म रिएक्शन का प्रेडिक्शन तो सही था लेकिन वो यहाँ पे लग नहीं पाएगी। आइडोफॉर्म रिएक्शन कौन कौन देता था? एक तो वो कंपाउंड देते थे जिनमें मिथाइल कीटोनिक ग्रुप होता था, मिथाइल कीटोनिक ग्रुप ये वाला होता था, या फिर अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप होता था ये वाला, ये वाला। और यहाँ पे क्या होता था, मैंने आपको बताया था जेड, और जेड की जो वैल्यू वो क्या हो सकती थी, या तो एच या फिर आर। यहाँ पे भी जेड या तो हाइड्रोजन होना चाहिए या फिर आर मतलब कार्बन की चेन होना चाहिए। तो ये आइडोफॉर्म देते थे। तो ये आइडोफॉर्म तो नहीं दे सकता, ये कंपाउंड ही नहीं है। तो कुछ और पॉसिबिलिटी लगाओ, क्या लगाएंगे जरा वो बस सोचना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की और आयोडीन की रिएक्शन करेंगे तो क्या पॉसिबल है ये बताओ जरा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की और अगर आयोडीन की रिएक्शन करवाई जाए तो क्या पॉसिबल है, इतना बताओ बस केवल। आई थिंक सो दैट ये शायद रिएक्शन क्लास 10th में भी शायद पढ़ी होगी आपने। क्लास 10th में एक कंपाउंड था ब्लीचिंग पाउडर, नाम सुना है आपने की? तो क्या वो याद है ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता था? क्लास 10 में पूछा जाता कि भाई ये बताओ कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनेगा, तो आप ये कहते थे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेके क्या डाल देते थे उसमें, क्लोरीन डाल देते। तो क्लोरीन डालने के बाद यहाँ पे जो कंपाउंड बनता था वो क्या बनता था, CaOCl2 और प्लस करके यहाँ पे क्या बनता था, H2। ये कुछ रिएक्शन होती थी। तो अगर क्लोरीन के साथ ये रिएक्शन है तो आयोडीन के साथ भी कुछ लगभग ऐसी ही रिएक्शन होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं यही करने जाऊँ तो अगर ऐसा ही हुआ CaOH का होल ट्वाइस और प्लस यहाँ पे क्या ले लिया आयोडीन, तो कंपाउंड क्या बनना चाहिए CaOI2 और प्लस करके यहाँ पे क्या करेंगे। अच्छा ये बताओ CaOCl2 को ब्लीचिंग पाउडर क्यों कहते थे? इस कंपाउंड को ब्लीचिंग पाउडर क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसके अंदर ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती थी। ब्लीच का मतलब क्या होता है, टू फेड कलर, कलर को उड़ा देना। अगर आपने 10th की वो रिएक्शन अगर आपको याद है तो सर ने शायद आपको ऐसे पढ़ाया होगा साइंस में, देख लीजिए जरा। सर ने ये बताया हुआ जैसे कि मान लो कि हमारे पास कोई भी एक कलर्ड कंपाउंड है ना। अब कलर्ड कंपाउंड में यहाँ पे डाल दो आप एक ब्लीचिंग एजेंट, कलर्ड कंपाउंड में यहाँ पे आप एक ब्लीचिंग एजेंट डाल दो, और ब्लीचिंग एजेंट कोई सा भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो कंपाउंड जो कलरफुल था वो कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते थे ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। अब ब्लीचिंग प्रॉपर्टी की खासियत क्या होती है, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी या ब्लीचिंग एजेंट जो होते हैं उनकी पहचान ये होती है कि उन सबके पास नीसेंट ऑक्सीजन होता है। जैसे कि सबसे फेमस कंपाउंड है HOCl, ये सब 10th की कंपाउंड बता रहा हूँ, 12th का तो पढ़ाई नहीं आपको। HOCl यानी कि हाइपोक्लोरस एसिड। तो हाइपोक्लोरस एसिड जब ब्लीचिंग प्रॉपर्टी करने के लिए जाता था तो उसके अंदर ये जो नीसेंट ऑक्सीजन जो आपको दिख रही है, अगर आप क्लास 10 की आज भी घर जाके बुक देखोगे तो उसमें ऐसे लिखा होगा, इसकी ब्लीचिंग एक्शन ऐसे लिखी होगी, HCl आता है और प्लस करके यहाँ पे नीसेंट ऑक्सीजन इस तरह से आती है। और ये जो नीसेंट ऑक्सीजन होती है वो कलर्ड कंपाउंड को कलरलेस कर देती है, इसीलिए उसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। क्योंकि इसका काम भी यही है, ये भी क्या करता है, ये हमें एक तो नीसेंट ऑक्सीजन देगा और प्लस करके क्या देगा भाई बताओ जरा, CaCl2। तो अगर कोई प्रेडिक्शन लग रहा है तो बस मुझे इतना ही लग रहा है कि मैं यहाँ पे CaOH का होल ट्वाइस प्लस I2 से पहले बना लेता हूँ CaOI2, मतलब मुझे वो नहीं देखेगा, मुझे उन दोनों का कॉम्बिनेशन देखेगा। कॉम्बिनेशन क्या होगा, CaOI2, और वो क्या है, ब्लीचिंग एजेंट है जो कि हमें क्या देता है, ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगी NH के पास। तो ऑक्सीजन जैसे यहाँ पे आएगी तो ग्रुप कौन सा बन जाएगा, NOH बन जाएगा। क्या हमने NOH ग्रुप सीखा है, क्या हमने NOH ग्रुप सीखा है, नहीं सीखा? NOH ग्रुप हमने सीखा है कि नहीं सीखा? याद करो तो आपको याद आ जाए, शायद आपको बात याद करो बेटा, सीखा है हमने बेटा। इसकी रिएक्शन मैंने करवाई CaOCl2 से, सॉरी CaOI2 से, क्योंकि उन दोनों की जगह मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ पे साइड कंपाउंड क्या बाहर निकलेगा, CaI2, और ये वाली जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे ट्रैप हो जाएगी, यहाँ पे N और H के बीच में। तो यहाँ पे जो ग्रुप बनेगा वो NOH बन जाएगा। तो क्या होगा देखो जरा, ये साइक्लिक रिंग हो जाएगी बेटा, और साइक्लिक रिंग सॉरी बेंजीन नहीं है, और यहाँ पे हमारे पास कार्बन है, और यहाँ पे क्या है CH3, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे N और यहाँ पे OH, ये वाला ग्रुप बेटा यहाँ बनेगा। तो क्या हमने ये वाला NOH ग्रुप सीखा है नहीं सीखा, हमने बताओ जरा, नहीं सीखा? आपका कहना है सर हमने ये वाला ग्रुप नहीं सीखा, डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, कौन सा ग्रुप है बताओ जी, ऑक्साइम ग्रुप है। कौन सा ये वाला, ऑक्साइम ग्रुप है। कौन सा है बेटा ये, ऑक्साइम। तो यहाँ पे ऑक्साइम बन के आएगा। तो रिएक्शन तो ठीक है, बट यही है कि यहाँ पे थोड़ा लेवल बस मेंटेन कर दिया है कि अनप्रेडिक्टेबल चीजें भी देती हैं, तो जहाँ पे पूरा ध्यान लगाना पड़ेगा। और यही तो है प्रैक्टिस, कि जो चीजें अगर वहाँ क्लास में रह जाती हैं, जो आपको नहीं आ रही हैं कि लिखा क्या है समझना क्या है, तो वो सब चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी आपको। अभी यहाँ पे एक प्रेडिक्शन जिन जिन के दिमाग में आया था कि हेलो फॉर्म रिएक्शन हो सकती है, बहुत अच्छा किया कि हेलो फॉर्म का दिमाग में तो कम से कम आया, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन से आइडोफॉर्म बनने की गुंजाइश थी। लेकिन आइडोफॉर्म नहीं बना पाए, ये भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि आइडोफॉर्म बनाने के लिए कंपाउंड के पास इन दोनों में से कोई भी ग्रुप होना चाहिए, तभी वो आइडोफॉर्म देते हैं। अब ग्रुप हमारे कंपाउंड के पास ये वाला ग्रुप ही नहीं था, क्या था, ये था, तो ये आइडोफॉर्म यही था ना।
ये था, तो आयोडो हम कैसे दे देगा, आयोडो हम दे नहीं सकता, तो कोई नहीं, फिर हमने उसकी दूसरी फॉर्मेट लगाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आयोडीन क्या बना लेगा, कैल्शियम ऑक्सी आयोडाइड बना लेगा, जो कि क्या है, ब्लीचिंग एजेंट है, जो कि हमें क्या देता है, नीसेंट ऑक्सीजन सप्लाई करता है, और नीसेंट ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड एनएच ग्रुप है वो उसके बीच में ट्रैप होकर के ऑक्साइम ग्रुप बना लेगी, तो फाइनली यहाँ पे बनेगा ऑक्साइम, रिएक्शन कुछ ऐसे प्रोसीड होगी आपकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएं बेटा, कौन सा वाला, 35 देखो भाई जरा, 35 देखा बेटा, ये रिएक्शन है, देखो कनिष्का क्या है 35 में, एसिटिक एसिड है, रिएक्शन कैसे होगी, PCl5 से क्या बनेगा A, फिर इसकी रिएक्शन कैसे होगी, बेंजीन से, किसकी प्रेजेंस में, क्या बनेगा B, B की रिएक्शन किससे कराएंगे, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, और किसकी प्रेजेंस में, और क्या कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, क्या बन के आएगा C, तो देखो कब क्या बनेगा, लेट बिगिन बेटा। तो दोबारा से लिखते हैं बेटा, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 31 है, 35 है, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बना था बेटा हमारे पास, CH3COOH है ना, अब इसकी रिएक्शन जो हो रही है किससे हो रही है बेटा, PCl5 के बारे में तो मैंने कल ही बता दिया था आपको, क्या बनेगा A, उसकी रिएक्शन किससे हो रही है, बेंजीन से हो रही है, और किससे हो रही है बेटा, एनहाइड्रस AlCl3, जैसे ये दोनों दिख गए तो समझ में आ गया कौन सी रिएक्शन होगी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होगी, कौन सी होगी भाई, बेंजीन और AlCl3 फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करते हैं, है ना, या तो अल्काइलेशन या असाइलेशन, अल्काइलेशन कब होती है, जब अल्काइल हैलाइड होता है, असाइलेशन या फिर जब एसिड हैलाइड होता है, तो यहाँ देखेंगे क्या बन के आएगा, इसके बाद यहाँ क्या बनेगा, बी बनना है ना, बी, अब बी बनने के बाद क्या कराना है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी कि RMGX है ना, और RMGX के साथ साथ यहाँ पे आई है, यहाँ पे Br, और यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस भी है H3O+, सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, ईथर, क्या बनेगा, अब तो रिएक्शन बहुत आसान हो गई, आपको पता है बेटा, रिएक्शन में यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, PCl5 के बारे में कल ही बताया था कि PCl5 क्या होती है, न्यूक्लियोफाइल होती है, जो कि हमें क्या देती है, Cl देती है, Cl कैसे देगी सर, यहाँ से OH हटा देंगे और Cl लगा देंगे, तो जो कंपाउंड यहाँ बनेगा वो क्या बनेगा, CH3COCl, जो कि एसिटिल क्लोराइड है ना। अब इसकी रिएक्शन जो हो रही है किससे हो रही है बेटा, किससे हो रही है बेटा, बेंजीन से, है ना बेटा, और प्लस यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3, तो आपको बताओ रिएक्शन कौन सी होगी, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, कौन सी होगी बेटा, ये अल्काइलेशन होगी, असाइलेशन, उसमें क्या होता है सर, बेंजीन का एक जो हाइड्रोजन है ना वो क्या करेगा, Cl के साथ क्या मिलाएगा, और ये ग्रुप यहाँ आ जाएगा बेंजीन के साथ, तो यहाँ पे क्या बन के आएगा, C6H5COCl, ये कौन सा कंपाउंड है, बेंजो सॉरी नो ये कंपाउंड एसिटोफिनोन है, एसिटोफिनोन कंपाउंड है वाला, कौन सा कंपाउंड है वाला, इसकी रिएक्शन कैसे करानी है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, देखो जरा यहाँ पे लिखा C2H5MgBr, ये लिख लिया, बताओ महक यहाँ पे इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की क्या पहचान है, क्या करता है ये, क्या करता है, सभी को पता है कि ये वाला पार्ट यहाँ पे नेगेटिव होता है, और ये क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप है कंपाउंड के अंदर, तो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप में ये वाला कौन सा पार्ट है, और ये कौन सा है, नेगेटिव पार्ट किसका अप्रोच करेगा, पॉजिटिव किसको मिलेगा, नेगेटिव को, तो अब यहाँ पे जो कंपाउंड बनना चाहिए वो यहाँ पे इस तरह से होगा, बेंजीन यहाँ आ जाएगी बेटा, और यहाँ पे C, ऑक्सीजन को क्या मिलेगा बेटा यहाँ पे MgBr, है ना, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और कार्बन को क्या मिला बेटा, अभी कार्बन को मिला यहाँ पे इथाइल ग्रुप यानी कि C2H5, और ऑलरेडी इसके पास क्या था, मिथाइल, अब क्या कराना है इसका, हाइड्रोलाइसिस, तो हाइड्रोलाइसिस जब बेटा कराएंगे इसका, तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, पानी है ना, पानी के पास कितने पार्ट होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, पॉजिटिव पार्ट को हटाओगे तो क्या लगाओगे, पॉजिटिव लगाओगे ना, तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, ये बेंजीन होगी इस तरह से, बेंजीन के बाद यहाँ पे कार्बन होगा, कार्बन पे यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, यहाँ पे क्या है, एक तो इथाइल ग्रुप है, इथाइल यानी कि CH2 CH3, और एक कौन सा ग्रुप था, मिथाइल, और साइड कंपाउंड जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, MgOH Br, ठीक है, इस तरह से करेंगे, तो सारे स्टूडेंट जो है घर से क्वेश्चंस बनाएंगे, फिर भी क्वेश्चन जो रह जाएगा तो कल पूछेंगे, और कल NCERT के क्वेश्चन भी पूछने हैं, जिससे जितने भी क्वेश्चन बने 1 2 5 10 जितने कर रहे हो तो पूरा करने का प्रयास करो, अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो जितने बने उतने बनाओ, ठीक है ना, 2 बन गए 5 बन गए, जिन्होंने, ये उन बच्चों के लिए लाइबिलिटी है जिन्होंने न्यूली ज्वाइन किया है, बाकी पुराने बच्चे तो सारे ही बनाने वाले हैं, वो तो सारे ही करेंगे, उनके लिए तो चैलेंज है, कहीं से भी कैसे भी निकालो, ये नए बच्चों के लिए है जो, सो दिस इज द क्लास रिवीजन ऑफ लेक्चर डालना, लेक्चर ठीक है, हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास, की फोकस ऑन बोर्ड आई सेड, सो दिस इज द क्लास रिवीजन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 3। इन द पास्ट 2 लेक्चर्स हमने डिस्कशन किया था कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस का, बताया गया था कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सिलेक्टेड इक्वेशंस को 2 पेजों पर
प्रिंट करके आपको दिया गया है सिलेक्टेड क्वेश्चंस को, और वो क्वेश्चंस आपको बनाने थे। आपने 2 क्लासों में क्वेश्चन पूछे भी हैं, कल ही कराई शीट बस मैंने केवल, हाँ केवल कल ही शीट आपको कराई गई है। अब इसके बाद आपकी जो भी क्वेरीज हैं कल, ओनली कल। तो आज जो भी आपके डाउट्स हैं वो डाउट्स यहाँ पे बताए जाएंगे, एंड होप सो कि प्रोबेबली आज के बाद इसमें कोई डाउट नहीं बचना चाहिए, ठीक है। तो डाउट क्लास है यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर की। तो आप लोग मुझे बताएं कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन आज आपको पूछना है। स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन 18 पूछा गया, सारे बच्चे 1 बाय 1 अपने क्वेरीज रखेंगे यहाँ पे। तो सारे स्टूडेंट पहले बेटा 18 वाला क्वेश्चन निकालो जरा शीट में। क्वेश्चन नंबर 18 निकाल लिया बेटा सभी ने, जल्दी से निकालो। क्वेश्चन नंबर 18 निकाल लिया बेटा, डन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, सारे बच्चे बोर्ड पे देखेंगे। 18 में कहा गया है एक कंपाउंड है बेटा, यहाँ पे जरा देखो जरा इस कंपाउंड को। कंपाउंड दिया है CH3 COCH2 COO C2H5, ये कंपाउंड दे रखा है। अब इस कंपाउंड की रिएक्शन जो हमें करवानी है वो सोडियम इथॉक्साइड के 1 मोल के साथ करानी है। 1 मोल ऑफ सोडियम इथॉक्साइड लेके चलना है, तो कोई भी कंपाउंड बनेगा A, बट वी डोंट नो अबाउट दैट क्या बनेगा A। फिर उसकी रिएक्शन इथेनॉल से करानी है, तो वो कंपाउंड बनेगा B, कंपाउंड B बन के आएगा। फिर इसकी रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करानी है, एंड फॉलोड बाय H3PO4, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करा करके H3PO4 से करानी है, तो कंपाउंड C बनेगा। क्या होगा, लेट्स सी। क्वेश्चन जेन्युइन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए था, पूछा है, अच्छी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है। तो क्वेश्चन यहाँ लिखा हूँ, अब शीट को छोड़ करके बेटा यहाँ बोर्ड पर ध्यान दो। फॉर्मूला आपको दे रखा है यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CO है ना, तो CO को कैसे लिखेंगे, C+O। उसके बाद यहाँ पे CH2 है, तो यहाँ CH2 लिखेंगे बेटा। उसके बाद यहाँ पे C और यहाँ पे O C2H5, ये वाला बेटा आपको ग्रुप यहाँ पे दे रखा है, ठीक है बेटा। अब इसकी रिएक्शन जो हो रही है ना, वो सोडियम इथॉक्साइड से हो रही है, किससे हो रही है? ओके, तो हमने यहाँ पे लिया कि इसकी रिएक्शन जो हमें करवानी है वो सोडियम इथॉक्साइड से करवानी है, ठीक है। इसकी रिएक्शन बेटा हमें करवानी है वो सोडियम इथॉक्साइड से करवानी है। सोडियम इथॉक्साइड होता है C2H5ONA, इससे करवानी है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कंपाउंड मिलेगा, A करके कोई कंपाउंड मिलेगा। उसके बाद इसकी रिएक्शन जो करवानी है किससे करवानी है, इथेनॉल से करवानी है। इथेनॉल है ना, C2H5OH, C2H5OH, तो कंपाउंड तो यहाँ B मिलेगा। और फिर B कंपाउंड की जो रिएक्शन जो करवानी है बेटा वो करवानी है नंबर फर्स्ट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, यानी कि KOH से, एंड फॉलोड बाय H3PO4, इससे करवानी है। तो कंपाउंड यहाँ पे क्या मिलेगा, C, ठीक है बेटा। ये है क्वेश्चन। चलो लिखना तो है नहीं बेटा, आपको सिर्फ समझना है, क्वेश्चन की बारी है 1 बाय 1। तो यहाँ पे क्या है कि इस क्वेश्चन में ना एक ऐसी चीज दे दी है जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही है। और क्वेश्चन बहुत इजी था, बट जाइए, क्वेश्चन बहुत इजी था, बट यहाँ पे क्या कर दिया है कि एक चीज यहाँ पे कंफ्यूजन करने के लिए दे दी है। बोला